Step 4 made a searching and fearless moral inventory of ourselves. Creation gave us instincts for a purpose. Without them, we wouldn't be complete human beings. If men and women didn't exert themselves to be secure in their persons, made no effort to harvest food or conduct shelter, there would be no survival. If they didn't reproduce, the earth wouldn't be populated. If there were no social instinct, if men cared nothing for the society of one another, so these desires for the sex relation, for material and emotional security, and for companionship as perfectly necessary and right and surely God given. Yet these instincts, so necessary for our existence, often far exceed their proper functions. Powerfully, blindly, many times subtly, they drive us, dominate us, and insist upon ruling our lives. Our desires for sex, for material, and for emotional security, and for an important place in society often tyrannize us. When thus out of joint, man's natural desires cause him great trouble, practically all the trouble there is. No human being, however good, is exempt from these troubles. Nearly every serious emotional problem can be seen as a case of misdirected instinct. When that happens, our great natural assets, the instincts, have turned into physical and mental liabilities. Step 4 is our vigorous and painstaking effort to discover what these liabilities in each of us have been and are. We want to find exactly how, when, and where our natural desires have warped us. We wish to look squarely at the unhappiness this has caused others and ourselves. By discovering what our emotional deformities are, we can move toward their correction. Without a willing and persistent effort to do this, there can be little sobriety or contentment for us. Without a searching and fearless moral inventory, most of us have found that faith which really works in daily living is still out of reach. Over to you, Pushan and Lucky. थैंक यू चंदू। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है और मैं शराबी हूँ और आप सब लोग के साथ में यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। इस बहाने दोबारा ये किताब को पढ़ने का, उसकी बारीकाइयों को देखने का, समझने का प्रयास जो हो रहा है काफी इंटरेस्टिंग लगता है। जिन लोगों ने सिर्फ फोर्थ स्टेप शायद बिग बुक के जरिए की होगी, उनको यहाँ पर सडनली बहुत सारे डायमेंशंस विचार करने के लिए मिलेंगे और ज्यादा गहराई में अपनी चौथा कदम को लेने का ये एक साधन यहाँ पर शायद उपलब्ध होगा। जैसे बिल डब्ल्यू ने पहले कुछ पैराग्राफ्स में, पहले ही पैराग्राफ ने उसने खुलकर बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात किया है। प्राथमिक जरूरतें आदमी की होती है, इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, मटेरियल एंड इमोशनल सिक्योरिटी एंड कंपेनियनशिप। ये सभी को उन्होंने पहले पैराग्राफ में ही डाल दिया है कि ये सब जो दिए हुए भगवान ने हमको, ये गिफ्ट्स दी है, ये हमारे लिए हमारे एक्चुअली एसेट्स है, जिनके सहारे जीना सुखकर होता है, आसान होता है। दोस्तों, मैं अपने अनुभव कथन से थोड़ा बहुत शुरुआत करता हूँ। हमेशा से ही मैं कहता हूँ कि मेरा जन्म एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली में, पढ़े लिखे फैमिली में हुआ था। मेरे माता पिता दोनों काफी पढ़े लिखे थे। मेरी माँ खुद एमए थी, फादर जज थे, तो रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, समाज में एक प्रतिष्ठा थी। घर में खाने पीने की कभी कुछ कमी नहीं थी। हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं था, लेकिन जितना जरूरी होना चाहिए हर एक के पास में उतना सब कुछ था। और भी कुछ अगर कुछ है, चाहत है, तो वो भी पूरे करने जितनी क्षमता थी। मैं अपने आप को देखता हूं तो एक रिसोर्सफुल, यानी सब साधन होने वाली एक कुटुंब में मेरा जन्म हुआ था। अब नेचुरली इसके वजह से जो भी मुझे मिला
वो समाज में जो अच्छे लोगों को प्राप्त होता है। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो मैं भाग्यवान था। हमेशा अच्छे से अच्छे एरिया में रहने को मिला, अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाने को मिला, अच्छे से अच्छे शिक्षक मिले, अच्छे से अच्छे फैमिली फ्रेंड्स मिले। उनके बच्चे मतलब एक सर्टन स्टैंडर्ड, एक सर्टन क्लास के नीचे कभी मेरा कभी एक्सपोजर होने नहीं दिया मेरे माँ बाप ने। तो अगर मैं देखता हूं तो एसेट्स के तौर पर मेरे पास बहुत कुछ था जो शायद मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं हो, या जो लोगों को जिसका शायद थोड़ा जेलस लगे, ऐसा सब कुछ मेरे पास में था। बट इसके बावजूद अ, यही एसेट्स को मैंने अपनी लायबिलिटीज भी समझा, क्योंकि मेरे पिताजी जज थे। हमेशा हम लोग गांव के बाहर कहीं बड़े बंगले में रहते थे। तो मेरे साथ में खेलकूद करने वाले या आजू बाजू के गली कोपचे में खेलने वाले ऐसे कोई दोस्त नहीं थे। जो भी फ्रेंड सर्कल था वो स्कूल में ही, नहीं तो मेरे कोई अपने ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। जो भी सोशल सर्कल था जो मेरे माँ बाप ने बनाया था वही सोशल सर्कल था। उनके अगर कोई मेरे उम्र के बच्चे हो तो ही मेरे दोस्त, नहीं तो मैं ज्यादातर अकेला ही रहता था। अ, अच्छी स्कूल्स जरूर मिली, लेकिन जो कि उनकी हमेशा तबादला होता था। गवर्नमेंट सर्विस में जैसे हमेशा बदलियां होती है, तो मेरी भी हर साल हर 2 साल में स्कूल बदलती थी और पुराने दोस्त पीछे रह जाते थे। तो मैं हमेशा कोसता था, ये मेरे पिताजी की नौकरी की वजह से मैं कहीं भी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता हूँ, मेरे कोई दोस्त बन नहीं सकते, टिक नहीं सकते हैं। तो ये अच्छी स्कूल होते हुए भी मैं उसका लाभ नहीं ले पा रहा था। शायद कोर्स बदल रहे थे, करिकुलम बदल रहे थे, टीचर्स बदल रहे थे। इस वजह से हो, या शायद मुझे एक बहाना मिल गया हो कि यार कुछ फायदा नहीं है, मैं यहाँ पर पढ़ भी लूंगा, थोड़ा आगे आ भी जाऊंगा, फिर भी 6-8 महीने में साल भर में स्कूल बदल जाएगी, वापस मुझे पहले से शुरुआत करनी होगी। तो एक तरफ जो अच्छी चीजें थी वो मैं अपने लिए अपनी लायबिलिटीज बनाता चला गया। मुझे मेरे क्लास में जो बच्चे थे जिनके पास में रोकड़ा हुआ करता था, पैसा हुआ करता था, उनके प्रति ज्यादा जलन होती थी कि इनके जेब में देखो 10 की पत्ती 50 की पत्ती है और मेरे जेब में 2 रुपए नहीं है। तो मुझे इनके प्रति जलन होती थी। जो लड़के लड़कियों के साथ में बात कर सकते थे उनके प्रति मुझे बहुत जलन होती थी। भले वैसे भगवान ने मुझे अच्छा रूप दिया था, बोलने की कला दी थी, ये मेरे को पास एसेट्स थे, लेकिन मेरा मन जिसने एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खुद ही के मन में बना लिया कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इन लोगों के बराबरी का नहीं हूँ, मैं एकेडमिक्स में कम हूँ, मैं स्पोर्ट्स में कम हूँ, मैं अंग्रेजी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे वहम मेरे दिमाग में लेकर मैं अपने आप को कम ही समझता था। तो इस वजह से नतीजा ये हुआ कि शराब का अभी तक कोई जिंदगी में ठाव ठिकाना नहीं था, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी जो है वो ऑलरेडी विकृति की ओर बढ़ रही थी। मैं सोशली मैल एडजस्टेड, इमोशनली वांटिंग, यानी हमेशा कुछ ना कुछ मेरी जरूरतें होती थी। मुझे मेरे को समाधान होने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता था। और अगर मेरे से कमजोर मुझे कोई मिला तो उसके ऊपर मैं दादागिरी करता था, उसके ऊपर मैं बॉसिंग करता था, रैगिंग करता था। तो या तो सोशली फाइनेंशियली या उम्र में मेरे से कम होगा तो वो मेरा बकरा बनता था। क्योंकि मैं जो समझता था कि मेरे में जो खामियां हैं वो खामियों को पूरा करने के लिए मैं ऐसे बकरे ढूंढता था। यानी अगर मैं देखूं तो कोई भी अगर ऑब्जेक्टिवली मेरी तरफ देखे तो अरे यार भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इस लड़के के बाद, तो इसको प्रॉब्लम क्या है?
लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि भगवान ने जो मुझे दिया था, मेरा ध्यान वहां नहीं था। मेरा ध्यान वहां था जहां मैं अपने आप को कम समझ रहा था। ओवर टू यू, लकी। हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। भूषण अपना थोड़ा बैकग्राउंड शेयर कर रहा था। आप ये समझ लीजिए कि मैं भूषण से बिल्कुल विपरीत सामाजिक परिस्थिति में पल रहा था। हम लोहार हैं, हमारी वर्कशॉप थी, वर्कशॉप में ही घर था, और पतरे की शेड में मैं लगभग 30 साल की उम्र तक रहा हूँ। तो जो मेरे शुरुआती ख्याल हैं, मेरे जो शुरुआती विचार हैं, वो अभाव के हैं पूरी तरह से। और वो अभाव में, और घर में अल्कोहलिज्म की समस्या होने के कारण एकदम त्रस्त वातावरण, मेरे कोई दोस्त नहीं, वर्कशॉप में काम करने वालों के बीच में ही रहना है। और उस अभाव के वातावरण के ही मेरे सारे विचार हैं बचपन के। समाज ने हमको थोड़ा सा दूर किया था, जल्दी बुलाता नहीं था कोई। मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक था। मैं 10वीं पास नहीं कर पाया, मैं 10वीं का एग्जाम भी नहीं दे पाया, मुझे जल्दी ही स्कूल छोड़ के काम पे लगना पड़ा। बचपन से ही स्कूल से आने के बाद में कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता था। और ऐसे में जब मैं लोगों को अच्छे कपड़ों में, साइकिल पे, या किसी और चीज में मजा करते हुए देखता था, या जो परिवार भले सिख थे लेकिन अच्छे बिल्डिंग्स में रहते थे, उनके बच्चों के साथ जब भी जाके कैरम वैरम खेलने की बात आती थी, मेरे घर में कोई मेरे पास इसमें का गेम्स था ही नहीं। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं किसी के घर में कैरम खेलने जाता था, उनको पता था कि हम कारपेंटर और लोहे का काम करते, तो उस आंटी ने मेरे को बोला था, मेरे को एक ना लकड़ी की पीढ़ी बना के लेके आना, चौकी बना के ले आना। उस टाइम पे प्लास्टिक नहीं था, तो सब कुछ लकड़ी के स्टूल बिल चलते थे। तो आमतौर पे मैं लोगों में मिलने वालों में से नहीं था, हमेशा डर में रहने वाला था, और मन में बहुत सारी कमियां दिखती थी। बड़ी शर्म महसूस होती थी मुझे अपने आप पे, अपने परिवार पे। और ऐसे दौर में मेरे वो शुरुआती के ख्याल हैं सारे के सारे, जिनका वर्णन इसके लिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स या विचारक या मानसोपचार तज्ञ ये देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर का एक जो रुझान होता है ना, एक वो मेरे ख्याल से 5-6 साल की उम्र से लेके 10-12 साल की उम्र तक वो बन जाता है। तो जब मैं बड़ा हो रहा था, तो आज मैं पीछे मुड़ के देख के ये बता सकता हूँ, मेरे में डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। और तो और, मैं महाराष्ट्र थाना में पैदा हुआ, और एक सरदार जी, मेरे क्लास में कोई सरदार जी नहीं, तो बचपन से ही गोल मटोल था, और ऊपर से सर के ऊपर बाल बांध के उस पर रुमाल डालते थे। तो पूषण रैगिंग करता था, मैं वो रैगिंग का शिकार होने वाला बंदा मैं था। लोग मेरे बाल पकड़ पकड़ के घुमाते थे, और मैं लोगों से बचता फिरता था। और ऐसी अवस्था में मेरा कोई सोसाइटी से खास लेना देना नहीं था। मैं बहुत अलर्ट रहता था, लेकिन मैं लोगों को, जो भी जाना है कहीं, वहां पे पूर्वानुमान बहुत लगाने की मेरी आदत हो गई। क्या होगा, कैसे होगा, बचाव कैसे करूंगा, क्या बात करूंगा, कैसे खड़े रहूंगा। और ऐसे में मैं अपने आप को बहुत कमजोर और बहुत कम पाता था हमेशा। तो नेचुरल था कि मैं संपर्क करना ही टालूं। मैं जल्दी से खुद से जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन मजबूरियां ऐसी थी कि मुझे बहुत सारे वो काम करने पड़ गए जो शायद घर के, एक अच्छे खासे घर के माता पिता करते हैं या बड़े करते हैं। मुझे बचपन से ही वो सारे काम करने पड़ गए, और उसकी वजह से मैं आज कह सकता हूं कि मैं एक नकारात्मक व्यक्तिमत्व बन गया, एक न्यूनगंड से ग्रस्त व्यक्तिमत्व हो गया, जो खुद को हमेशा कम, छोटा, हीन, और हमेशा से असुरक्षितता की भावना, यही मुझे याद आती है। भूषण, आगे पढ़े। यस।
Before tackling the inventory problem in detail, let's have a closer look at what the basic problem is. Simple examples like following take on a world of meaning when we think about them. Suppose a person places sex desire ahead of everything else. In such a case, this imperious urge can destroy his chances for material and emotional security as well as his standing in the community. Another may develop such an obsession for financial security that he wants to do nothing but he can become miser or even a recluse who denies himself both family and friends. Nor is the quest for security always expressed in terms of money. How frequently we see a frightened human being determined to depend completely upon a stronger person for guidance and protection. This weak one, failing to meet life's responsibilities with his own resources, never grows up. Disillusionment and helplessness are his lot. In time, all his protectors either flee or die, and he is once more left alone and afraid. We have also seen men and women who go far, who go power mad, who devote themselves to attempting to rule their fellows. These people often throw to the winds every chance for legitimate security and a happy family life. Whenever a human being becomes a battleground for the instincts, there can be no peace. Over to you. थैंक यू चंदू। ग्रोइंग अप ईयर्स में मैं देखता हूं कि ये जो एक न बुझने वाली प्यास निर्माण हो चुकी थी, दोस्तों के प्रति न बुझने वाली प्यास, रिश्तों के प्रति न बुझने वाली प्यास, पावर के प्रति न बुझने वाली प्यास, प्रेस्टीज के प्रति न बुझने वाली प्यास, क्योंकि कितना भी मुझे मिले तो भी मुझे कम ही लगने लगा था। मुझे याद है मैं सीनियर स्कूल में था और उन दिनों ये ब्लू फिल्म के कैसेट्स आया करते थे और उनमें से एक सीरीज थी और वो सीरीज कहीं ना कहीं से मेरे हाथ में लग गई और वो सीरीज को देखते देखते मैं अपने आप में इमेजिन करता था कि ये जो सेक्सुअल प्लेजर्स जो वहां पर वो ब्लू फिल्म में दिखाए हुए हैं, ये अगर मैं रियल लाइफ में अगर जीना होगा तो ये मैं कैसे जीऊंगा। अब उसको जीना होगा तो सामने कोई ना कोई मॉडल तो चाहिए। तो मेरे पहचान में जो भी लड़कियां थी या औरतें थी या मेरे से उम्र में बड़ी औरतें थी, उनकी तरफ मेरा देखने का नजरिया वो ब्लू फिल्म्स ने एक अलग ढंग से बना दिया। मुझे रियलाइज हो रहा था, कई बार मुझे ऐसे लगा था कि मेरी नजर गलत जगह पे है या गलत ढंग से है। यह औरत वो समझ जाती थी और ये मैं समझ सकता था और मैं अपनी नजर हटा लेता था, क्योंकि मुझे रियलाइज होता था कि मैं जिस पोजीशन में, जिस स्टेटस में, जिस फैमिली में था, वहां से मेरे से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे से यही उम्मीद थी, मेरे से यही अपेक्षा थी कि ये एक पढ़ा लिखा संस्कारी गुड मीनिंग बच्चा है, यही मेरे से उम्मीद थी। लेकिन मेरे मन में एक अलग प्यास जग रही थी, जो प्यास मैं जानता नहीं था कि ये प्यास मैं बुझाने वाला कैसे हूं। मेरे सामने जब भी वो रिश्ते आते थे, जो रिश्ते ये शायद मेरी हवस के बीच में आने वाले थे, मैं उन रिश्तों के बारे में सोचता था और मुझे ऐसे लगता था कि काश ये रिश्ता नहीं होता तो मैं शायद इसे, यानी एक हर औरत की तरफ देखने की जो नजर थी, वो नजर मेरी बदल चुकी थी। रही बात अगले पैराग्राफ में बिल डब्ल्यू कहते हैं कि लोगों के ऊपर या तो डिपेंड होना या तो उनको डोमिनेट करना। मैं ज्यादा डोमिनेट करने वालों में से ज्यादा था, क्योंकि मुझे मुझे याद है कि लगभग 8वीं कक्षा तक मुझे हर टाइम पे, हर साल 2 साल में हमारी स्कूल बदलती थी, मैं नए स्कूल में जाता था और वहां मुझे टपलियां पड़ती थी।
वो एक रिवाज ही होता था, कोई भी क्लास में नया बच्चा आता है तो उसको थोड़ा बहुत रैगिंग होता है, तो मुझे टपलियां पड़ती थी। तो ये टाइम पे मैं विदर्भ के अकोला में था, और मेरा पहला दिन था स्कूल का, और मैं 8वीं कक्षा में उस स्कूल में एडमिशन लिया हुआ था। तब तक मेरी हाइट वगैरह थोड़ी सी ठीक थी, तो मैं हमेशा आखिरी बेंच या सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट बेंच पे ऐसे हुआ करता था। ये टाइम पे मैं थर्ड लास्ट बेंच पे मेरी जगह बन गई, और मैं जैसे वहां जाके बैठा और टीचर आने का कुछ समय बाकी था, तो किसी ने मेरी पेन टेबल पे से नीचे गिरा दी हाथ से। जैसे मैं वो पेन उठाने नीचे झुक गया, वैसे फटाफट 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 8-10 लोगों ने मेरे को टपलियां मारी। अब मेरे अंदर इतने दिनों का, इतने सालों का गुस्सा, और मैं जब भी ऊपर आते आते जो आखिरी लड़का मुझे दिखा जो मेरे सामने बैठा हुआ था, उसका हाथ मुझे पीछे जाते देखा, मैंने उसको पकड़ा और उसको मारना चालू कर दिया। और मैंने उसको इतना मारना चालू कर दिया, बाकी सब लोग लड़के लोग मुझे मार रहे हैं क्योंकि वो मुझसे उस लड़के को छुड़ाना चाहते थे। लेकिन मैं वो पागल, वो गुस्से में पागल जैसा हो गया था। मैंने उसका सर पकड़कर बेंच पे उसको पीटा। वो पूरा खून खून, उसका मुंह में से नाक में से खून आने लगा। और फिर वो जब भी क्लास टीचर आए और उन्होंने हमको अलग किया, तभी हम अलग हो गए। पहले दिन ही मुझे प्रिंसिपल के रूम में लेके गए, और मेरा वो अंदर से मैं ऐसा पूरा थरथरा रहा था गुस्से में, अभी भी मेरे से मेरे काबू के बाहर निकल गया था मैं। और उन्होंने मुझे समझा बुझा के, अब मेरे फादर की पोजीशन की वजह से मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुई, लेकिन मुझे समझा बुझा के दोबारा क्लासरूम में भेज दिया। उस टप्पे के बाद में दो चीजें हुई। पहली चीज, यानी जिस लड़के को मैंने इतना बुरी तरह से मारा, वो उस क्लास का दादा था, भाई था। अब मैंने उसी को पीट डाला, तो उस दिन के बाद में वो क्लास का मैं भाई बन गया। और उसी के साथ में मेरे मन में एक बात पक्की हो गई कि ये दुनिया झुकती है, खाली झुकाने वाला चाहिए। अगर मार खुद को पड़ेगी तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे को मारे बगैर छोड़ने का नहीं है। लोग फट्टू होते हैं, लोग भागते हैं, कितना भी बड़ा ग्रुप हो वो भागते हैं। तो मेरी पर्सनालिटी में और एक विकृति आ गई कि मैं लोगों को कंट्रोल करने लगा, डर के बहाने मैं उनको उनके ऊपर प्रेशर करने लगा। अब एक तरफ मैं जैसे स्ट्रांग होते गया, वैसे ये जो बाकी के जो कमजोर लड़के हुआ करते थे, जो वीकलिंग्स, जो हमेशा जिनको बुलिंग होता था, रैगिंग होता था, वो सब लोग मेरे अड़ोस में आ गए, मेरे ऊपर डिपेंड होने लगे। मैं ऑटोमेटिकली भाई हो गया, और ये सब लोग अब मैं जैसा बोलूंगा वैसे होने लगा। एंड मुझे वो फीलिंग अच्छा लगने लगा। मुझे ये सेंस ऑफ कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल अच्छा लगने लगा। आगे बिल डब्ल्यू कहता है कि पूरी तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस का विचार किए बगैर वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो पावर मीन्स एवरीथिंग टू हिम। मेरा कुछ वैसे होने लगा कि मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर उनको धमकाने लगा। हम लोगों ने हम लोगों ने अपनी टीम की एक क्रिकेट टीम बनाई, और हमने स्कूल की जो क्रिकेट टीम थी जिसमें हमको किसी को लिया नहीं था, उनके साथ में मैच रखी। और हम जब बुरी तरह से हार गए तो हमने वही स्टंप उठा के वो स्कूल के टीम के बच्चों को मारा, और हम लोग भाग गए। मतलब अब मेरी जो इमेज है, ये इमेज बचाने बनाने के लिए, या लोगों के सामने मैं कुछ अलग चीज हूं ये दिखाने के लिए, या मेरी इंस्टिंक्ट्स को बाकी लोगों के ऊपर इम्पोज करने के लिए, अभी मैं रेकलेस होने लगा था। अभी मैं परिणामों का विचार किए बगैर मैं अपना एक अलग ही इमेज लोगों के सामने बनाने के चक्कर में पड़ गया था। ओवर टू यू लकी। हम्म। आप लोग सोच रहे होंगे हम ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके साथ साथ वो पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन बातें अपनी बचपन की कर रहे हैं, बातें अपने शुरुआत की उन उपजत प्रवृत्तियों का, और अपने डरों का सामना कैसे किया, अपनी प्रवृत्तियों का जो
उत्पन्न हो रही थी, जो बढ़ रही थी, उनका कैसे इस्तेमाल किया। मैं बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में से आता हूं। मैंने पहले बताया, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है पैरा, हाउ फ्रीक्वेंटली वी सी अ फ्राइटेंड ह्यूमन बीइंग डिटरमाइंड, यानी कि हम कई बार ऐसा एक डरा हुआ इंसान देखते हैं जो एक मजबूत इंसान के सहारे, उससे मिलने वाला मार्गदर्शन और उससे मिलाने वाला संरक्षण के कारण हमेशा उस पर निर्भर करता है। ये कमजोर व्यक्ति जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद न निभाते हुए खुद के दम पे, ये कभी बड़ा नहीं होता। कितने कितने सही है 12 by 12 के शब्द, बिल के वो लाइनें जो मेरी दशा बताती हैं। पोषण ने कोप अप करने के लिए डोमिनेट करना शुरू किया और मैं रिवर्स हो गया। मैं चापलूस बन गया, मैं पीपल प्लीजर बन गया। मैं वो व्यक्ति बन गया कि जो आसानी से डोमिनेट हो सकता है, जो आसानी से, मुझे याद है बचपन में ही मुझे वो जूनियर सीनियर नहीं था, हमारे सामने स्कूल था, उसी में डाल दिया था 3 साल का, पहली में। होशियार था, फेल नहीं हुआ। 13 साल का 10वीं में जाके बैठ गया, और 10वीं में मैं सबसे छोटा बच्चा था तभी वो क्लास में, और मेरे पीछे 17-18 साल के बच्चे बैठते थे, और एक तो सरदार जी ऊपर से गोल मटोल। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मैं दोस्ती करना चाहता था उन लोगों से जो शायद होशियार है, जो अच्छे हैं, और लड़कियां थी क्लास में, लेकिन मेरे को कुछ नहीं करते हुए भी उन मजबूत दिखने वाले लड़कों का चमचा कह लो, उनका शागिर्द कह लो, उनका पिट्ठू कह लो, मुझे बनना पड़ा। अब ये कोपिंग मैकेनिज्म ने, मेरा कोपिंग मैकेनिज्म हो गया फियर बेस्ड। और सिक्योरिटी की अगर बात करें, मैंने हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर्वोपर रही, क्योंकि बड़ा अभाव रहा था। और ये जो 4 लाइनें हैं, सच एन ऑब्सेशन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये मेरी जिंदगी में मैं देख रहा हूं। जब फिर से हम 12 by 12 पढ़ते हैं तो वो याद आ जाता है। आज भी उसकी कई छटाएं मुझे दिखती हैं कि मैं पैसा होने के बावजूद अपने आप के ऊपर खर्चा नहीं कर पाता था। मैं जो परिस्थिति में था, वो परिस्थिति में, मतलब जो समाज में था, अपने लेवल के लोगों को छोड़ करके अपने से बहुत लोअर लेवल्स के साथ हमेशा कंफर्टेबल रहता था, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन ये बहुत रहता था मुझे। तो मैं अपनी चीजों का ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर पाता था, अपने उम्र के बच्चों के साथ मैं नहीं जी पाता था, या तो मैं हमेशा अपने से छोटों के साथ रहता था या अपने से बड़ों के साथ में रहता था। और ये जो था ना, ये मेरे ख्याल से हम दोनों जो बात कर रहे हैं, वो ये लाइन में बड़े अच्छे से समअप करता है। बिल कहता है कि जब किसी इंसान के अंदर उसकी उपजत प्रवृत्तियों में ही घमासान होने लगे ना, तो फिर वहां शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी। मेरी चाहत वही चाहत थी जो स्वाभाविक बच्चे की होती है। जैसे सबसे पहले हमारे में सेक्स इंस्टिंक्ट डेवलप होता है, और वो अधिकतर हमारी कहानियां उस सेक्स इंस्टिंक्ट से ही शुरुआत होती है। अब ये जो प्रवृत्ति है, ये जो सेक्स की इंस्टिंक्ट है, ये अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ सब में एक जैसी है। भले हम दोनों कितने ही अलग बैकग्राउंड से आए हों, लेकिन जब यहाँ पे हम अपने इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं तो हम एक हो जाते हैं। तो मेरे अंदर में भी वो एक घमासान युद्ध था मेरे इंस्टिंक्ट्स के बीच में, जो कुछ पाना चाहते थे और दूसरी तरफ डर उसको रोक लेता था। कुछ करना चाहते थे, कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ खुलना चाहता था मैं, लेकिन उसके सामने मेरी हीन भावना, मैं कमजोर हूं, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, वो चीजें मुझे रोकती थी। और ये कश्मकश, ये लड़ाई, ये लड़ाई मुझे इस पैरा की आखिरी की लाइन में दिखती है कि whenever a human being becomes a battleground for the instincts, there can be no peace. Chandu, take it up from here, please. But that is not all of the danger.
Every time a person imposes his instincts unreasonably upon others, unhappiness follows. If the pursuit of wealth tramples upon people who happen to be in the way, then anger, jealousy, and revenge are likely to be aroused. If sex runs right, there is a similar uproar. Demands made upon other people for too much attention, protection, and love can only invite domination or revulsion in the protectors themselves. Two emotions quite as unhealthy as the demands which evoke them. When an individual desire for prestige becomes uncontrollable, receiving circle or at the international conference table, other people suffer and often revolt. This collision of instincts can produce anything from a cold snub to a blazing revolution. In these ways, we are set in conflict not only with ourselves, but with other people who have instincts too. Alcoholics, especially, should be able to see that instincts run wild in themselves is the underlying cause of their destructive drinking. We have drunk to drown feelings of fear, frustration, and depression. We have drunk to escape the guilt of passions, and then we have drunk again to make more passions possible. We have drunk for vainglory, then that we might the more enjoy foolish dreams of pomp and power. This perverse soul sickness is not pleasant to look upon. Instincts on rampage balk at investigation. The minute we make a serious attempt to probe them, we are liable to suffer severe reactions. If temperamentally we are on the depressive side, we are apt to be swamped with guilt and self loathing. We wallow in the messy bog, often getting a mishappen and painful pleasure out of it. As we morbidly pursue this melancholy activity, we may sink to such a point of despair that nothing but oblivion looks possible as a solution. Here, of course, we have lost all perspective and therefore all genuine humility. For this is pride in reverse. This is not a moral inventory at all. It is the very process by which depressive has so often been led to the bottle and extinction. Thank you. Thank you. Please go back to the previous page. Yeah. बिल्डब्ल्यू कहते हैं कि जब भी मेरी इंस्टिंक्ट्स और दूसरे की इंस्टिंक्ट्स का क्लैश होता है, मेरे अंदर भी चाहत है और सामने वाले के अंदर भी चाहत है, और ये दोनों की चाहत की एक दूसरे के साथ में टक्कर होती है, तो किसी ना किसी को जीतना है, किसी ना किसी को हारना है, और उसी में से तकलीफ क्रिएट होती है। मैं नया नया मेरा नौकरी चालू हुआ था और मैं हमेशा से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा एम्बिशियस और बहुत जल्दी मुझे सब कुछ चाहिए था। मुझे बहुत जल्दी कंफर्मेशन चाहिए था, बहुत जल्दी प्रमोशन चाहिए था, बहुत जल्दी मेरा पगार डबल होना चाहिए था। तो मैं अपनी ही एक से अलग सी रेस में उतर चुका था। अब जैसे मैं था, मेरे साथ में भी कुछ लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके उस कंपनी में ज्वाइन हुए थे, और वो नॉर्मल लड़के लड़कियां थे। वो भी हार्ड वर्किंग थे, एक समय पे आते थे और अपना काम पटा के सीख के ना जो सीखना है वो सीख के घर चले जाते थे। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग था। सबका काम पूरा होने के बाद में फिर मैं बॉसेस के साथ में शराब पीने बैठता था, और फिर मैं ऑफिस का पॉलिटिक्स जान लेता था। फिर मैं समझने की कोशिश करता था कि यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होने के क्या क्या तरीके हैं, ये कैसे मैं उन लोगों की साथ में आके बैठ पाता था। बहुत जल्दी मेरी इनके साथ में दोस्ती होने लगी। नेचुरली मेरा कंफर्मेशन सबसे पहले हुआ। मेरा प्रमोशन एक साल होने हो गया, तब तक मेरा एक पहला प्रमोशन भी हो गया। और मेरे साथ वाले सब थे, उनको मालूम था कि मैं काम में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं था, मैं बहुत ज्यादा कोई होशियार या इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन मैं मेरी जो मैनिपुलेटिव एबिलिटीज थी, मेरे जो पीपल स्किल्स थे,
उनके बलबूते पर मैं लोगों के साथ में दोस्ती बना के अपने आप की करियर को मैं आगे ढकेल रहा था। ऐसा ही व्हेन सेक्स रन्स राइट का जो एग्जाम्पल है, मेरा मैं और मेरा एक दोस्त कॉलेज में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब ये जो मेरा दोस्त था उसको एक लड़की पसंद थी, और वो बहुत हेजिटेट कर रहा था, उसके साथ में बात नहीं करता था या प्रपोज नहीं कर पा रहा था, उसके साथ में आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो मेरे साथ में वो बात करता था ये कि यार मेरी हिम्मत नहीं होती है, मैं इसके साथ कैसे बात करूं, वो सामने आ जाती है तो मेरी बोलती बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और मैं उसको मतलब ऐसे चूतिया जैसा समझता था, और उसको मैं सुनाता भी था कि तेरे में साले दम ही नहीं है, तो साला मर्द ही नहीं है वगैरह वगैरह। अंतिम में इसमें मैंने उसको बोला, साले अगर तूने अगले हफ्ते के अंदर इसको नहीं पटाया तो मैं इसको पटा लूंगा। अब ये कोई करने की बात थी, ये कोई बोलने की बात थी? मेरा कोई लेना देना भी था इस सीन में? कुछ नहीं था। बट मैं उसको दिखा देना चाहता था कि ये कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली एक हफ्ते के अंदर उससे कुछ नहीं हो पाया, और मैंने जाके वो लड़की के साथ में दोस्ती बनाई वगैरह वगैरह। आगे की बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो दोस्त जिंदगी भर के लिए मैंने खो दिया। उसके बाद में बहुत सारे सालों के बाद में भी फेसबुक वगैरह पे वो मुझे फ्रेंड कर, उसके प्रोफाइल दिखाई दी, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी उसको भेजी, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं की। अपने हवस के, अपनी प्रेस्टीज के, अपने प्राइड के चक्कर में मैंने दूसरों की जरूरतों को समझना ही नहीं जरूरी समझा। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्ट्स इन कोलाइजन। अभी मैं वो लड़की को उसके लिए छोड़ नहीं सकता था कि मेरे को क्या कम था, मैं जो चाहे वो मैं वैसे भी कर ही रहा था। लेकिन मैं वो नहीं, मैं वही मुंह मारना चाहता था जहां उसकी उम्मीद थी। सिर्फ ये चीजों की वजह से मैं पिया, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। मैं पिया क्योंकि मुझे पीना अच्छा लगता था, लेकिन पीने के बाद में मेरे अंदर का जानवर जाग जाता था। दोस्तों, मैं कभी होशो हवास में गाड़ियां चोरी नहीं की, या मारामारियां नहीं की, या कभी रेड लाइट एरिया में कभी नहीं जा पाया मैं होशो हवास में। लेकिन पीने के बाद में मेरे अंदर एक दूसरा ही जानवर जाग जाता था। मेरे अंदर का जो फियर है पीने के बाद में पूरी तरह से गुल हो जाता। मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मैं किन लोगों के बीच में रहता हूं, मैं पूरी तरह से अलग व्यक्तिमत्व बन जाता था। मेरे अंदर एक आक्रामक एग्रेसिव बंदा बन जाता था, और मैं कुछ कुछ कर दिखाने के लिए बाहर निकलता था। मैंने कितनी बार ये बीएसटी बस ड्राइवर्स के साथ में गाड़ी चलाते चलाते उनके साथ में पंगा लिया है। कितनी बार वो चर्च गेट के पाव भाजी वालों के साथ में झगड़े और मारामारियां की है। और क्यों? मेरा टैक्सी वालों के साथ में क्या प्रॉब्लम था मुझे मालूम नहीं है। मुझे हमेशा से ये फीलिंग था कि टैक्सी वालों की मीटर फास्ट होते हैं, और वो हमें तो जानबूझ के पीने के बाद में मैं टैक्सी करूंगा। चार लोग बैठेंगे टैक्सी में, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और फिर उसको बोलेंगे तेरा मीटर फास्ट है करके, और उसको गाली गलौज करके बिना पैसा देके निकले। क्या ये विकृति थी? ये मेरे को कभी होशो हवास में समझ में नहीं आया। ये जो बिल डब्ल्यू जो कहता है ना, एक परवर्स सोल सिकनेस, ये क्या है? ये करके क्या मिल रहा था मैं नहीं जानता हूं। ये दूसरों की औरत की तरफ देख के मुझे क्या मिल रहा था मैं नहीं जानता हूं। ये दूसरों को नीचे दिखा के मैं क्या पा रहा था मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं ये जानता था कि ये मेरी इंस्टिंक्ट जो है ये बिल्कुल बिल्कुल बेकार गड़बड़ हो गई है। अब होता यूं था कि जब भी शराब का नशा उतर जाता था, तो मेरे अंदर का जो शांत, जो कल्चर्ड, जो नॉर्मल लड़का है वो जाग जाता था। और वो जाग जाने के बाद में अंदर डर लगता था, अरे फक मैंने क्या किया यार, रात को मैंने फोकट में बीच में मारामारी की, और मैंने किसका गाड़ी ठोका कल, अरे मैंने कहा था मैंने ये कहा छोड़ दिया, मैंने किसके साथ झगड़ा किया, और क्यों वो बंदे से तो मेरी अच्छी दोस्ती थी, उससे क्यों मैंने मारामारी की। मेरे को ये सवालों के जवाब नहीं मिलते थे, और फिर अगले दिन मैं डिप्रेशन में चले जाता था। अगले दिन मैं एकदम एंजाइटी में चला जाता था, पैनिक अटैक्स मुझे आते थे। यार मैंने ये क्या कर लिया। मुझे याद है एक दफा
मैं जो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे थे, वो तो मेरे हाथ से मैंने एक बड़ा काम किया, और वो क्लाइंट ने एक बड़ी पार्टी की। वो पार्टी के इसमें मैं मैनेजमेंट नहीं था वो टाइम पे, और मेरे कंपनी का ब्रांच मैनेजर और मैं, हम लोग वो पार्टी में गए थे। मैं पी के टाइट हुआ, और वो भरी सभा में 150-200 लोगों के सामने मेरे ब्रांच मैनेजर को मैंने माँ बहन से गालियां दी कि तेरे जैसा नालायक अगर होते हुए भी मैंने ये लॉन्च करवा के दिखाया। ये करके मैंने क्या हासिल किया मैं नहीं जानता हूं, मैं किसको दिखा रहा था मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगले दिन मेरी इतनी फटी पड़ी हुई थी ना, उसको सामने जाने का चांस है, ना उसके साथ फोन करके बात करके माफी मांगने की मेरे में हिम्मत है। और फिर मुझे ऐसे लगा कि यार, मुझे शराब पिए बगैर मैं इसका सामना भी नहीं कर सकता हूं। अभी शराब पीकर किए हुए, क्रिएट किए हुए ये जो मेरे इंस्टिंक्ट्स के जो जो लफड़े थे, उनको सुलटाने के लिए अब दोबारा मुझे शराब पी के मेरी जो फटी हालत वाली जो इंस्टिंक्ट है, उसमें मेरे जो डर, फियर ड्रिवन जो मेरी पर्सनैलिटी है, उसको दोबारा अभी मुझे खड़ा करने की जरूरत पड़ने लगी। सो आई वॉज परमानेंटली स्विंगिंग, एक पेंडुलम जैसे स्विंग होता है ना, बिटवीन अ हाई एंड अ लो, बिटवीन एन एंग्री यंग मैन एंड स्केर्ड यंग मैन। इसमें जो ये है, इसमें मैं जाकर कहीं ना कहीं फंस रहा था। ओवर टू यू लकी। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज जो मेरी मेरी मन की दशा को बयां करती है। हाँ, शराब हाथ में आने के बाद में उसने जो परिवर्तन दिया, वो एक अवस्था से दूसरी मन की अवस्था में ले गई मुझे भी। और एक डरा हुआ बच्चा या डरा हुआ लकी जब अपने अंदर अपने शरीर को देखने लगा कि वो 5 फुट 11 इंच का हो गया है और वो कर सकता है, वो लोहार है और अगर किसी को थप्पड़ मारता है तो उसके मुंह की छप जाती है। और जब ये सारी चीजें मुझे पता चली, तो दोस्तों, मेरे साथ में भी वही हुआ, वो पर्सनालिटी का परिवर्तन। और वो अपने से छोटों को डोमिनेट करने की कोशिश करना, हर एक से पंगा लेना, और उसमें छोटी मोटी चोरियां करना से लेके सब कुछ। तो उसमें जो विकृत आनंद मिलता था, वो मुझे मेरे उस डर की और कमतरता की भावना को दबाता था। लेकिन मैं टेम्परामेंटली तो मैं डिप्रेसिव साइड में था। तो मैं वो दोस्त था पूषण का जो लड़की पटा नहीं सका था और दूसरा कोई पटा के ले गया था। अब मैं भी वही बार में बैठा हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं सेल्फ लोडिंग करता हूं, खुद को गालियां देता हूं, और खुद को देवदास समझना, गालियां देना, कम बोलना, अरे अपन तो ऐसा ही है, अपन तो वैसा ही रे, अपने से ये नहीं होता है, दुनिया ऐसी ये कर देती है, वो कर देती है। और बिल लिखता है, एंड ऑफन गेटिंग अ मिसहैपन एंड पेनफुल प्लेजर आउट ऑफ इट। जब तक मैं ए में नहीं आया, तब तक मेरी इस सेल्फ पिटी में, मेरी इस आत्म करुणा में, पीने के बाद वाली जो मेरी मन की अवस्था होती थी, उसमें एक दुखदायक आनंद मिलता था। और ये आनंद भी मेरे दोषों का प्रतीक है, ये मुझे ए में आने के बाद में पता चला। और तो और काफी निराशा और हताशा, और दिमाग में इतनी तेजी से विचार आते जाते थे कि पूछो मत। वो सारे काम जो पूषण ने अभी शेयर किए, वो इस डरे हुए इंसान ने भी किए। शराब पीने के बाद वो व्यक्तिमत्व में आने वाला परिवर्तन, और उस परिवर्तन में रौंदने की कोशिश करता था मैं लोगों को, और बाद में वही डर, मैं कोशिश करता था लेकिन कर नहीं पाता था। मेरी ड्रिंकिंग डिस्ट्रक्टिव होती जा रही थी। बिल लिखता है ना, जब हमारी इंस्टिंक्ट्स और मूड स्विंग्स या दो टोक पे चलने लग पड़ती है, तो शायद वो हमारा अंडरलाइंग कॉज था डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग का। मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे से ये नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे मैं आज पीछे मुड़ के देख रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मेरे बाकी के दोस्त
अभी भी शायद पी रहे हैं। दो ने छोड़ दी, लेकिन दो पी रहे हैं, वो नॉर्मल ड्रिंकर थे। लेकिन मैं अकेला ही, मुझे याद है कि जब कोई, तभी यहाँ पे लेडीज बार शुरू हो चुके थे। पहले ऑर्केस्ट्रा आया, ऑर्केस्ट्रा के बाद लेडीज बार आ गया, और ये बाकी लोगों का ध्यान होता था वो लड़कियों की तरफ, और मेरा ध्यान होता था कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये मैंने ही मन सोच लिया था मैंने। और मेरा फिर बस दे घपाघप, पैक पे पैक, मैं बेचैन, मेरी अंदरूनी कश्मकश, अंदरूनी झगड़े में मैं उस डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग का शिकार हुआ हूँ दोस्तों। और मेरी वो शराब पीने को बहुत गति आई है। चंदू। थैंक यू लकी जी, काफी यादें ताजा हो गई। मुलुंड थाने के डांस बार्स और थाने ईस्ट के देसी बार्स। ओके। If, however, our natural disposition is inclined to self-righteousness or grandiosity, our reaction will be just the opposite. We'll be offended at a suggested inventory. No doubt we shall point with pride to the good lives we thought we'd led before the bottle cut us down. We shall claim that our serious character defects, if we think we have any at all, have been caused chiefly by excessive drinking. This being so, we think it logically follows that sobriety, first, last, and all the time, is the only thing we need to work for. We believe that our one-time good characters will be revived the moment we quit alcohol. If we were pretty nice people all along, except for our drinking, what need is there for a moral inventory now that we are sober? We also clutch at another wonderful excuse for avoiding an inventory. Our present anxieties and troubles, we cry, are caused by the behavior of other people who really need a moral inventory. We firmly believe that if only they treat us better, we would be all right. Therefore, we think our indignation is justified and reasonable, that our resentments are the right kind. We aren't the guilty ones, they are. What to you? Or another तो paragraph? हाँ, और एक पैराग्राफ लेना। At this stage of the inventory proceedings, our sponsors come to the rescue. They can do this, for they are the carriers of A's tested experience with step 4. They comfort the melancholy one by first showing him that his case is not strange or different, that his character defects are probably not more numerous or worse than those of anyone else in AA. This the sponsor promptly proves by taking freely and easily and without exhibitionism about his own defects, past and present. This calm yet realistic stock taking is immensely reassuring. The sponsor probably points out that newcomer has some assets which can be noted along with his liabilities. This tends to clear away morbidity and encourage balance. As soon as he begins to be more objective, the newcomer can fearlessly rather than fearfully look at his own defects. Thank you. थैंक यू चंद्र। तो मैं इन अ वे थोड़ा फॉर्चुनेट था कि मुझे रिहैब में डाला गया है, और मेरा चौथे कदम के साथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो रिहैब में हुआ, इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हुआ। लेकिन ऑनेस्टली शराब उतर जाने के बाद में, जरा शरीर ठीक होने के बाद में, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा कुछ लफड़े किए हुए नहीं है। मैं मोरलेस डिसिप्लिन लाइफ जिया हूँ। खाली दारू पिया वो टाइम पे मेरे हाथ से गड़बड़ हुई है। दारू पिया तभी मेरे हाथ से मारा मारी हुए, दारू पिया तभी मेरे काम के ऊपर लफड़े हुए, दारू पिया तभी मेरे झगड़े हुए हैं। बट अगर मैं दारू नहीं पिया तो मेरे जैसा जेंटलमैन आदमी नहीं है। मुझे याद है वर्णन मेरा काउंसलर था, और मेरे को उन दिनों
फोर स्टेप लिखने का तरीका अलग था। अपने को स्टोरी, लाइफ स्टोरी लिखने के लिए बोलते थे। तो उसने, अब मेरे को जल्दी थी कि रिहैब क्या, ये मेरे को मालूम था कि ये फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप नहीं होती है तब तक यहाँ से डिस्चार्ज नहीं होता है। तो मेरे को फटाफट ये खत्म करने का था और बाहर निकलने का था। तो मेरे लाइफ की स्टोरी मैंने कुछ 2-3 दिनों में लिख के मैंने उसके सामने रख दी, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया करके। तो उसने देखा, ऐसा स्कैन किया और वापस मेरे पास नोटबुक फेंक दिया। मेरे को बोलता है वापस लिख। तो मैं बोला, अरे वापस लिख मतलब क्या, यही हुआ है मेरे लाइफ में, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, और क्या लिखूं। तो उसने मुझे कहा कि देख, तूने जो लिखा है वो तूने बाकी सब लोगों की इन्वेंटरी ली है, तूने खुद की इन्वेंटरी नहीं ली है। तूने बाकी लोगों ने क्या क्या गलत किया तेरे साथ में वो तूने लिखा हुआ है रे बाबा। तूने क्या किया, तेरा क्या रोल है इसमें, वो तो कोई दिखता नहीं मेरे को इसमें। तो मैं बोला यार ये बुढ़ा नहीं मानेगा ऐसा। मैं वापस गया, फिर मेरे तरीके से उसी को मैंने मेरा कैसे गलत हुआ, मेरा कैसे गलत हुआ इस भाषा में लिखकर मैं लेके आया। वो बोलता है, वापस मेरे हाथ में नोटबुक दे दिया, बोलता है दिस इज नॉट गुड इनफ। मैं बोला, अरे क्या चाहिए क्या तेरे को, अभी मेरे जिंदगी में जो हुआ वही तो मैं लिखूंगा ना, जो हुआ ही नहीं मेरे मेरे मैं बोला, मैं कम उम्र में आया हूँ, मेरे जिंदगी में कोई ऐसी बर्बादी हुई ही नहीं है, या मेरे से कोई डैमेज हुआ ही नहीं है, मैं कोई बुरा बर्ताव किया ही नहीं। तुम मांगता तो मेरे बीवी को पूछ, मेरे बाप को पूछ, मैं अदरवाइज मैं एकदम नॉर्मल लड़का था। तभी उसने मेरे साथ में एक दफा उसकी शेयरिंग की, और मेरे को उसने बताया कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये क्या है। और मेरा जो बाहर दिखाने वाला जो एक कॉन्फिडेंट एग्रेसिव चेहरा था, उसके पीछे छुपा हुआ, डरा हुआ, एक अपनी जगह अपनी हैसियत न जानने वाला, ऐसा डरा हुआ एक लड़का है। ये उसने मुझे अपने अनुभव से बताया। ही नेवर सेड कि तू शायद ऐसा है, बट उसने, वो कैसे एक बड़े फैमिली में 5-6 लड़के लड़कियों के बीच में बीच वाला लड़का, कैसे उसको कभी सफिशिएंटली कुछ मिला नहीं, कभी वो वांटिंग में और क्रेविंग में ही कैसे वो बड़ा हुआ, और जब भी वो मिलते गया तो कैसे ग्रीडी के जैसा वो सब कुछ चीजें जमा करते गया, और वो ग्रीड के चक्कर में कैसे वो रिश्ते बिगाड़ता चला गया, अपने करीबी रिश्ते, अपने भाई बहन माँ बाप गर्लफ्रेंड सब, कोई रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं रह गया था एक्सेप्ट फॉर हिम, हिज ग्रीड, हिज मनी एंड हिज अल्कोहल। तो वो उसने मेरे साथ में शेयर किया। और जब भी वो इतनी इतनी प्रामाणिकता से मेरे साथ में बात कर रहा था, तभी मेरे को मेरे अंदर दिखाई देने लगा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो मेरे अंदर भी है यार। और आज जो भी मैं अनुभव कथन आप लोगों के साथ में किया, ये अनुभव सब मैंने मेरे मन में से बंद ही कर दिए थे। मेरे को इनकी कभी जरूरत लगेगी ऐसा लगा ही नहीं था, या इनको मैंने कभी एनालाइज करने का प्रयास ही नहीं किया था कि मेरे को सब कुछ होते हुए मैं बह गया कैसे। इफ एवरीथिंग वॉज सो गुड, अगर हर चीज मेरे जीवन में अगर अच्छी थी, तो मैं शराबी बना क्यों। ऑब्वियसली मैं शराबी बना, ऑब्वियसली शराब ये मेरे स्वभाव की दवा बनी, इसका मतलब मेरे स्वभाव में कुछ खामियां थी। और उसने बोला, देख, तू यहाँ पर बैठ के टाइम पास करके 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद में बाहर निकल जाके तू वैसे जैसे था वैसे ही जिंदगी जी सकता है, या यू कैन चूज टू लुक एट दिस एज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। ये जो 4 महीने तू यहाँ पर आके मेरे साथ में रहा है, ये 4 महीने तेरे बची हुई जिंदगी के सुधारने की इन्वेस्टमेंट करके अगर तू देख सकता है, तो ये गलतियां तेरे से दोबारा नहीं होगी। करने की तैयारी है। और मैं खुल गया, मैं बोला मेरी तैयारी है। मैं
मैं अपने आप की तरफ देखने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कैसे देखने का। ही सेइंग डजंट मैटर, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम हियर। वी विल टैकल वन स्मॉल लिटिल पीस एट अ टाइम। और वहां से उसने शुरुआत की कि तेरा जो हर रिश्ता है, वो हर रिश्ते के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसका फर्म यह मानना था कि अल्कोहलिज्म ये जितनी शारीरिक और मानसिक बीमारी है, उतनी ही वो रिलेशनशिप्स की और फीलिंग्स और इमोशंस की बीमारी है। इससे जो भी विकृतियां निर्माण हुई है ना, वो सब वहां पर बैठी हुई है तेरे दिमाग में। तो लेट अस ट्राई टू एनालाइज तेरी जो रिलेशनशिप्स जो है, पैदाइशी बचपन से जो रिलेशनशिप्स है, उनको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। दैट ओपन्ड मी अप। मेरे को उस ख्याल ने मुझे अपने आप को रेडी किया कि मैं अपने आप की तरफ देखूं। ओवर टू यू लकी। तो मैं रिहैब में नहीं गया, मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, डिटॉक्स हुआ। वहां मुझे ए का मैसेज मिला हॉस्पिटल में, और उसके बाद में मैं रेगुलर बेसिस में ए की मीटिंग करता गया। और बिल यहाँ पे इन पैरास में बात करता है ऑब्स्टिकल्स की। एक बार तो हमें ये समझ में आ गया है, पहले बार तो उसने ये बता दिया कि हमारे जो दोष हैं या हमारी इंस्टिंक्ट्स जो वाइल्ड हो गई थी, उनकी वजह से हमारी ड्रिंकिंग डिस्ट्रक्टिव हो गई। और जब मैं ए में आके रिकवरी में आया, तो आज का पावशेर कल जैसे अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, और मन में ये भावना होती है जो बिल ने बाखूबी यहाँ पे डिस्क्राइब की है कि हमारे जो सीरियस कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे मेरे, अ, वो खास करके ज्यादा पीने के कारण हुए हैं। अगर मैं देखता था तो मैं तो खुद को विक्टिम ही समझता था ना। अ, जबकि बहुत सारे मेरे ऐसे अनुभव मेरी पत्नी के साथ में हैं, जो कि लगभग मेरे 5 साल के ड्रिंकिंग पीरियड में रही है, 23 बरस की उम्र से लेके 28 बरस की उम्र तक। और मैंने उसको बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ इन द सेंस, मेरे जो सारी विकृतियां हैं वो शायद उसके ऊपर ही निकली हैं, अधिकतर उसके परिवार पे निकली हैं। तो ऐसे में ये भावना आना कि भाई मेरे जो एक्सेसेस थे ना, मैंने जहां पे जातियां की है ना, वो सब तो शराब पीने के बाद ही की है। तो इसका मतलब लॉजिकली ये निकलता है कि दारू बंद हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। हम तो अच्छे थे ही, इनफैक्ट मैं तो ये सोचता था, मैं तो विक्टिम ही था जैसे हम अल्कोहलिक सोचते हैं। तो ऐसे में ये दारू बंद हो गई है, तो अभी बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना एक अनुभव शेयर करूंगा। पहला साल मेरा लगभग पिंक क्लाउड स्टेज में ही निकल गया, क्योंकि थाना में फेलोशिप बहुत एक्टिव थी। मेरा पहला होम ग्रुप नवप्रकाश ग्रुप, और वहां पे 12 स्टेपिंग्स और टॉपिक्स पे शेयरिंग्स और सब कुछ। लेकिन मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया पहले साल में। पहला साल होने वाला था, 364वां दिन था, अगले दिन मेरा प्रॉपर डे था। और थाना में हमारी प्रथा है कि लोग पहले प्रॉपर डे के दिन बहुत सारे लोग सुबह सुबह घर पे आ जाते थे, 50-60 लोग। फिर उनके लिए नाश्ता चाय, सुबह 6 बजे से पहला आदमी आता था, उस दिन तो छुट्टी ही लेनी पड़ती है न्यू कमर को। अब धीरे धीरे समय के साथ वो प्रथा कमजोर हो गई है, कम हो गई है, लेकिन मेला लग जाता था सारे दिन, दोपहर तक चलता रहता था, चाय नाश्ता चाय नाश्ता। लोग आते रहते थे घर पे विश करने के लिए, स्पेशली फर्स्ट प्रॉपर डे को। और मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ बैठा था, और बात हमारी चालू थी, और मैं कह रहा था देखो कल 50-60 लोग आएंगे, उनके लिए नाश्ता लाया हुआ है। और कितनी खुशी का दिन है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने कितना मेरे पे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वजह से ये दिन देख रहा हूँ। और उतने में मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें बताऊं मैं, तुम किस वजह से शराब से दूर हो। मेरी पत्नी ए में आई नहीं थी, ना ही एल अनोन में गई। तो मैंने बोला मैं तो ए में मीटिंग्स में जाता हूँ, इसकी वजह से शराब से दूर हूँ। नहीं बोलती, तुम्हारा बटुआ निकालो। अब बटुआ निकाला उसने, मैंने बटुआ दिया उसको। मैं उस क्यूरियोसिटी से, गुस्सा भी आ रहा था लेकिन उत्सुकतावश बटुआ दिया। उसने बटुए के अंदर एक कंपार्टमेंट में फोल्ड किया हुआ एक पुड़ी निकाला और बोला, ये पुड़ी
तो तब तक मेरे अहम को धक्का लग चुका था और मैं गुस्से में आ रहा था, और उसने वो पुड़ी बताई। तो मैंने पूछा ये पुड़ी क्या? बोलती, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, निकलने वाले थे, उस दिन मैं फलाने फलाने बाबा के पास गई थी, वो बहुत माने हुए बाबा है, और उन्होंने पूजा करके डाली, और जिस दिन से मैंने आपके बटुए में डाली, यानी कि जिस दिन हॉस्पिटल से मैं घर पे आया, उस दिन उसने मेरे बटुए में डाली वो पुड़ी। और बोलती है उस दिन के बाद आप पिए नहीं हो, ये कारण है आपके नहीं पीने का। और मेरे मुंह से निकला, तेरी माँ की, एक क्षण में जैसे मेरी मेहनत का क्रेडिट किसी ने ले लिया हो। वो सोब्राइटी वोब्राइटी गई तेल लेने को, और मैंने हाथ उठा दिया दोस्तों। मैंने हाथ उठा दिया और बहुत रुद्र रूप हो गया। मेरी माँ बीच बचाव करने लगी, अरे लकी तेरे को हो क्या गया? अभी तो अच्छी बातें कर रहा था, क्या हो गया तेरे को? इसने क्या बोल दिया तेरे को? उसने क्या बोल दिया? और मैं गालियां बकने से रुकू नहीं। और मैंने ठान लिया, मैं बोला तेरी और तेरे बाबा की ऐसी की तैसी। मैं निकला बाहर पीने के लिए। मेरे रोड पे ही मेरा वर्कशॉप, उसी में घर था, और रोड का पार करते ही दो बार थे, और मैं निकला पीने के लिए इतने आवेश में। मैं उस उस आवेश में ये भूल गया था कि एक साल पहले मैं एक जनरल हॉस्पिटल में अकेला एडमिट था और मरने की उम्मीद कर रहा था। मैं ये समझ चुका था कि मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरे से ना तो जिया जाएगा ना कुछ होगा। और एक छोटे से एक वाकयात ने, जिसने मेरा क्रेडिट ले लिया था, क्योंकि मैं समझता था मैं ए में जाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं मीटिंग करता हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, इसकी वजह से मैं शराब से दूर हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों एक क्षण में मैं सब भूल गया। मैं बाहर निकला पीने के लिए, और बस जैसे मैं बाहर निकला, एक मोटरसाइकिल के ऊपर अपना एक स्लिप मेंबर आया, और उसने लगाया, बोलता है लकी एक 50 रुपया देना। मैं बोला क्या हुआ तेरे को? तो वो बोलता नहीं रे, घर में झगड़ा हो गया, मैं पी के आया, मेरे को थोड़ा और पीने का दे, 50 रुपया, कल मिलते हैं मीटिंग में। अब वो इतना बोल के, मैं बोला मेरे पास नहीं है पैसा। तो बोलते ठीक है जाने दे, वो किक मार के निकल गया। लेकिन वो, उसका वो क्षण भर की मुलाकात के बाद मुझे एक बड़ा झटका लगा। मैं बोला यार, ये तो सोबर था साला, ये पी गया। और तब मुझे रियलाइज हुआ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं भी तो पीने ही जा रहा हूँ। मेरा पूरा गुस्सा उतर गया, और मुझे इतनी बेबसी महसूस हुई कि मैं अपने आप को कोसने लगा, और पता नहीं अपनी किस्मत से लेके जो दुनिया को गालियां दी, उधर ही बैठ के रोने लगा पीछे से दौड़ के। माँ ढूंढते ढूंढते आ गई, मेरे को बोलती है चल। मैं बोला नहीं, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लगभग 3-4 घंटे की स्ट्रगल के बाद मैं कैसे कैसे आके सोया। और उस दिन रात को मैंने समझा, और अगले दिन में मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पॉन्सर के बगैर नहीं चल सकता। शायद ये लोग जो प्रोग्राम बोलते हैं ना, वो प्रोग्राम मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैं शेयरिंग कर लेता हूँ, ऑनेस्ट शेयरिंग कर लेता हूँ, लेकिन जहां कहीं मेरी इच्छाओं के विरुद्ध थोड़ा सा भी परिस्थिति बदलती है, और अगर मेरा ये हाल होने वाला है, तो दोस्त ये सोबराइटी का कोई सेंस नहीं है। और मैं उस दिन मीटिंग के बाहर खड़ा हो गया। मैंने मनी मन डिसाइड किया। उसके पहले मैं स्पॉन्सर लेने की सोच रहा था। अब पूषण बता रहा था कि स्पॉन्सर ने कैसे उसको गाइड किया, लेकिन स्पॉन्सर लेने की अवस्था तक तो आए। हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं कि मैं कर लूंगा, तथाकथित आत्मनिर्भरता, फैंसीड सेल्फ सफिशिएंसी। अब मुझे समझ में आने लग गया है, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। मेरे को शेयरिंग कर लेता हूँ, मुझे ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, ढूंढ लूंगा। प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है, जरूरतें कम महसूस करने लग हो जाती है, मेरी प्रायोरिटीज कहीं और चली जाती है। और ये जो सबसे घातक सुझाव, कि मेरे अधिकतर त्रास तो जब मैंने एक्सेसिव ड्रिंकिंग की है तभी हुई है। और उसके साथ में जोड़ ये बन जाता है कि साला यहाँ पे तो मैं विक्टिम हूं रे भाई, ये दुनिया ने मेरे को इस परिस्थिति में डाला है, वो मन की अवस्था। ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं चौथी पायरी या स्पॉन्सर लेने में। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया, मैं बोला जो पहला ओल्ड टाइमर 5 साल के ऊपर वाला
ये नवप्रकाश ग्रुप की सीढ़ियां चढ़ेगा, मैं उसको स्पॉन्सर ले लूंगा, सोचूंगा नहीं मैं। स्पॉन्सर लेने के लिए भी हम सोचते हैं, वो भी ऑब्स्टेकल है। हमको पता नहीं कैसा स्पॉन्सर चाहिए होता, बड़ा सक्सेसफुल, बहुत अमीर, और बहुत ही एकदम जगमगाता हुआ सितारा चाहिए होता है। फिर वो मेरे को टाइम नहीं देगा जगमगाता सितारा, क्योंकि ऑलरेडी वो बिजी है। इसके लिए मैं दूसरे की तरफ देखता हूँ, जो ज्यादा गरीब है उसकी तरफ मन नहीं जाता है, क्योंकि आंखें और दिमाग तो मटेरियल रिकवरी के अंदर घुसे हुए हैं, बहुत खोया हुआ याद आता है। मैं खुद की शेयरिंग सुनता हूँ नया नया, तो मुझे लगता है यार मैंने कितना खोया, तो ये पाना पड़ेगा। तो पाया क्या जा सकता है? तो पैसा पाया जा सकता है, इज्जत पाई जा सकती है। तो इज्जत कैसे होती है? पैसे से होती है। घूम फिर के सब कुछ पैसे पे ही आकर के डिपेंड हो जाता है, और मैं बाकी चीजों को टालने लगता हूँ। मैं लोग मुझे कहते थे लकी स्पॉन्सर ले, और फिर मैं बोलता था करता हूँ यार, देख रहा हूँ यार, अभी ऐसा है अभी वैसा है। कोई अगर शेयरिंग में कह जाता था कि मैंने स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं लिया है, लेकिन मेरे को 20 साल हो गए, तो मेरे को वो आदमी अच्छा लगता था। स्पॉन्सर की जरूरत क्या है यार? ये सारी कश्मकश और नहीं लेने के कारण जो मेरा रुद्र रूप मैंने उस 364वें दिन देखा, और वो 1 साल की पूरी भक्ति, श्रद्धा, एक का गुणगान 1 सेकंड में भूल गया। मैं 1 सेकंड में भूल गया। इस बात का एहसास मुझे वक्त रहते हो गया, बिना नुकसान किए हो गया। और अगले दिन आने वाले ओल्ड टाइमर से मैंने स्पॉन्सर लिया, और स्पॉन्सर लेने के बाद में जब मैं बात करना शुरू किया, तो मैं समझता हूँ उसके बाद मेरे जिंदगी में, मेरे एक ही जीवन में वो मोड़ आया कि जहां मैं सिर्फ वन डे एट ए टाइम वाला, जो आज का पावशेर कल की बात करते हैं, जो टू स्टेपिंग की बात करते हैं, वो टू स्टेपिंग को बाजू में रखते हुए, प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हुए, और बिल कहता है आगे चल के इसमें भी शायद आएगा कि भाई, अगर मैं प्रोग्राम पे सीरियस हूं, मैंने तीसरा कदम ले लिया है, अब मेरी इच्छा और जीवन परमेश्वर के हवाले हैं, परमेश्वर की इच्छा पे चलने की बात करता हूं, तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं ये प्रोग्राम को पूरा करूं, तभी तो मैं ए में आया ना। नहीं तो कई लोग अलग अलग माध्यम से शराब से दूर रहे हुए हैं, कई लोग रहे हुए हैं। मेरा कजिन जीजा है, वो किसी गुरुद्वारे में गया, वो भी बड़ा पियक्कड़ करता, उसने मेरे को बहुत पीना सिखाया, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ वहां पे, उसको जो कुछ भी हुआ, वो सोबर है कई सालों से। कई लोग कई सदमों से सोबर हैं, तो कई धर्म स्थानों पे जाते हुए सोबर हैं, कई लोग डर के कारण सोबर हैं, लेकिन सोबर तो हैं। मैं ए में क्यों आया? तो जब जब इन सब चीजों की तरफ मैं ध्यान दूं, तो मुझे ए में लाने वाली उस अदृश्य ताकत की इच्छा है कि मैं ये प्रोग्राम पूरा करूं। फिर जब मैं स्पॉन्सर लेके उसके साथ में बैठा, तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरी अवस्था को देखते हुए उसने सबसे पहले मुझसे मेरा अल्कोहलिज्म लिखवाया, इजी काम करवाया। उसने कहा कि भाई लकी, लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक, कि भाई अल्कोहलिज्म में आर यू एन अल्कोहलिक, इसके ऊपर तेरे को कोई शक न रह जाए, इसके लिए जितना ऑब्सेशन के तेरे को अनुभव आते हैं वो सारे लिख, जितने वो एलर्जी एक्टिवेट होने के बाद में तेरा जो ड्रिंकिंग की प्यास तेरे को आती है उसके बारे में लिख, और फिर जो तेरे को तेरी आध्यात्मिक अवनति के, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के तेरे को एक्सपीरियंसेस समझ में आते हैं ना, जो ध्यान आते हैं लिख। मेरे लिए बहुत आसान था वो लिखना, क्योंकि ये चौथी पारी से पहले की बात थी, और मैं लिख लिख के, ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे मुझे लिखे, और वो तुलनात्मक उसने मुझे बताया था कि ऑब्सेशन का मतलब है तू कुछ और काम करना चाहता था, लेकिन वो तूने टाल करके शराब पीने का निर्णय लिया और शराब पी। इसका मतलब तेरा शराब के प्रति आकर्षण उन चीजों से बढ़ा, भले वो दोस्त हो, अच्छा खाना हो, पिक्चर हो, कपड़े हो, घूमने जाना हो, यानी कि वो पैसे का उपयोग तूने इन कामों को छोड़ते हुए इनकी बजाय इस काम में करना शुरू किया। ऐसे तुलनात्मक उसने मुझसे लिखवाया। यकीन मानो दोस्तों, मैं
मेरा अनुभव तो था ही, मैं वापस पीना नहीं चाहता था। और फिर उसी स्पॉन्सर के साथ में मैंने अपना पहली बार का प्रयत्न किया चौथे कदम का। कुछ मैं लिख चुका था, और जैसा भूषण ने अभी शेयर किया, स्पॉन्सर ने भी मुझे, हालांकि हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क था, मैं तभी 29 बरस का था और वो लगभग 50 बरस का था, 13 साल सोबर था। और बड़ा ही गहरा अध्ययन था उसका प्रोग्राम, मेरा 12 स्टेप स्पॉन्सर, बड़ा ही गहरा अध्ययन था उसका कार्यक्रम के बारे में। और उसकी 4 स्टेप और 8 स्टेप बहुत ही डेप्थ में जाके उसने की हुई थी। उसके साथ में बैठते हुए, आगे चलते हुए जैसे जैसे लिखना शुरू किया, तो जैसे अब हम अगले पन्ने पढ़ेंगे उसमें वो सारी बातें आएंगी। तो इस तरह से मैंने मेरे वो ऑब्स्टिकल्स, मेरी तथाकथित आत्मनिर्भरता, और वो साल भर तक ना तो स्पॉन्सर लेना, ना तो प्रोग्राम की तरफ ध्यान देना, टालते टालते जब मैं क्राइसिस में आया, और उस अनुभव ने मुझे ये बता दिया कि मैं शराब से बस इतना ही दूर हूं, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, मैं जहां ठेस लगती है, जहां अहम को धक्का लगता है जरा भी, जहां कोई मेरा क्रेडिट लेना चाहता है, मैं सारी चीजें भूल करके, मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हूं कि सारी चीजें भूल करके मैं सब कुछ दांव पे लगाने को एक क्षण में तैयार हो सकता हूँ। चांदू। लकी जी, मतलब उस दिन जब आप पीने गए थे, वो बाइक वाला बंदा आपका हायर पावर था जिसने आपको रोक लिया, लाइक गार्डन एंजल। यू कैन से दैट। लेकिन लेकिन हम जब भी पीने गए, हमें कोई गार्डन एंजल ने ही रोका, मैं पी के ही वापस आया हूँ। एनीवेज। तेरे गार्डियन एंजल की इच्छा तू पिए रे बाबा। ओके। द स्पॉन्सर्स क्योंकि ऑफ पूरा दोज हु मार खाए फील। बगैर तो आने वाला नहीं था। Exactly. Okay. The sponsors of those who feel they need no inventory are confronted with quite another problem. This is because people who are driven by pride of self unconsciously blind themselves to their liability. These newcomers scarcely need comforting. The problem is to help them discover a chink in the walls of their ego has built, through which the light of reason can shine. First off, they can be told that the majority of A members have suffered severely from self-justification during their drinking days. For most of us, self-justification was the maker of excuses. Excuses, of course, for drinking and for all kinds of crazy and damaging conduct. We had made the invention of alibi a fine art. We had to drink because times were hard or times were good. We had to drink because at home we were smothered with love or got none at all. We had to drink because at work we were great successes or dismal failures. We had to drink because our nation had won a war or lost a peace. And so it went on ad infinitum. We thought conditions drove us to drink, Please and change the we page. tried. सॉरी। And when we tried to correct this condition and found that we couldn't do our entire satisfaction, our drinking went out of hand and we became alcoholics. It never occurred to us that we needed to change ourselves to meet conditions, whatever they were. So आज के लिए इतना काफी है. Time is या there only for क्योंकि यहाँ से एक नया ट्विस्ट होता है। यू कैन टेक वन मोर पैराग्राफ paragraph. Okay. वेर ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इमोशंस। तो Okay. But in A, we slowly learned that something had to be done about our vengeful resentments, self-pity, and unwarranted pride. We had to see that every time we played the big shot, we turned people against us. We had to see that when we harbored grudges and planned revenge for such defeats, we were really beating ourselves with the club of anger we had intended to use on others. We learned that if we were seriously disturbed, our first need was to quiet that disturbance, regardless of who or what we thought caused it. तो आखिरी मेरे हिसाब से एक 12-13 मिनट बचे हुए हैं।
बिल डब्ल्यू अभी उनकी बात करता है जिनको लगता है कि मुझे फोर्थ स्टेप की जरूरत नहीं है, मुझे इन्वेंटरी की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ ज्यादा डैमेज हुआ नहीं है। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि इनके स्पॉन्सर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि इनके ईगो ने, इनके जो आत्म जो एक जो उन्होंने अपनी खुद की इमेज बनाई है, उसमें अभी कहीं ना कहीं उनको एक चिंक इन आर्मर यानी एक गैप ढूंढनी होगी, जिसके वजह से वो अपने को खुलकर सोचने के लिए तैयार हो। मुझे याद है मेरा एक स्पॉन्सी था जो हमेशा कहता था कि मेरे मेरे में कोई कैरेक्टर डिफेक्ट है ही नहीं, मेरे में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं बड़ा ही मतलब नॉर्मल सा जीवन जिया हुआ हूँ और बड़ा हार्डवर्क किया हूँ और मैंने माँ बाप की सेवा की है, मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया है, मैं शादी के बाद में पूरी तरह से प्रामाणिक रहा हूँ, वगैरह 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 वगैरह। तो उसने अपने आप के अगल बगल में एक ऐसा सुरक्षा कवच जैसे बनाए रखा था कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं काम किस चीज के ऊपर करूं। और मैं उन दिनों मैं उसको हमेशा बोलता था कि तू जस्टिफाई कर रहा है, तू तेरी हर एक्शन को, जहां पर जो बात किया है कि हम शराबी अपने आप की हर एक्शन को जस्टिफाई करते हैं कि मैं गुस्सा इसके लिए हुआ क्योंकि उसने ऐसा किया था, मैं गुस्सा इसके लिए हुआ क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, मैंने गुस्सा इसके लिए किया क्योंकि मेरे ऊपर अन्याय हुआ। तो हमेशा मैं मेरे जो भी मेरा गुस्सा या डर या जो भी मेरा बिहेवियरल डिसफंक्शन था, उसके लिए जिम्मेदार और लोगों को पकड़ रहा था कि इनकी वजह से मैंने ये ऐसे किया। बट वहां पर बिल डब्ल्यू कहता है कि जब भी हम लोग ये पूरी तरह से बाहर फोकस रहते हैं या जस्टिफाई कर रहे रहते हैं, यहाँ पर अगर इनके साथ में बात करनी होगी तो द बेस्ट वे टू टॉक अबाउट इज लूजिंग कंट्रोल ऑन इमोशंस। तो क्या आपको गुस्सा आता है? हाँ आता है। क्यों आता है? किस किस पे आता है? जैसे हम लोगों ने अपनी बिग बुक की इन्वेंट्री में रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। तो अगर आप यहाँ पर गुस्सा सामने रख दोगे तो हर एक व्यक्ति के दिल में दिमाग में किसी ना किसी के ऊपर तो गुस्सा है ही। इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई कि अगर मेरे भावनिक रूप से मुझे अगर डिस्टर्ब किया है किसी ने, तो वो डिस्टरबेंस के पीछे का कॉज क्या है, ये अगर हम ढूंढने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमें वो कॉज मिलेगा हमारे मैल एडजस्टमेंट में या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में या डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर में। उसके ऊपर आगे खुलकर और बिल डब्ल्यू बात करते हैं, तो मैं यहां पर और ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। लेकिन एक बात कि अगर भावनिक तौर पर जहां पर भी आपको डिस्टर्बेंस हुआ है, तो सेकंड कौन सा है ऐसा? एंगर के बाद में तो फियर है, भावनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला फियर है। और तीसरा कौन सा है? सेक्सुअल मिसकंडक्ट है। सो अगर मैं देखता हूं कि अगर मैं ये फोर्थ स्टेप को अगर बिग बुक की फोर्थ स्टेप में बात करता हूं, जोड़ता हूं, तो मुझे दिखाई देता है कि भावनिक डिस्टर्बेंसेस जो है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के ऊपर फोकस करने के बाद में व्यक्तियों को अपने आप की तरफ देखने में ज्यादा आसानी होती है। अगर आप खुद ब खुद आपके पूरे पर्सनालिटी की तरफ बचपन से अभी आपके ऊपर क्या हुआ है ये देखना नहीं चाहते हो, इफ यू आर इन अ शेल, अपने आप को आपने अपने ही डिनायल और डिफायंस के अंडे के अंदर कैद करके रखा हुआ है, तो आपको जगाने के लिए सबसे खूबसूरत तरीका है आपके अंदर हुए हुए भावनिक डिस्टरबेंसेस को जांचने का। तो ये मैं समझता हूं इन पैराग्राफ्स में बिल डब्ल्यू पॉइंट आउट करने का कोशिश कर रहा है। मुझे पर्सनली अगर मैं मुड़कर देखता हूं तो मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज सेल्फ डायरेक्टेड एंगर, यानी मैं गुस्सा करता था लेकिन लोगों के ऊपर व्यक्त नहीं करता था।
मैं अंदर ही अंदर वो गुस्से को दबाए रखता था, और फिर मैं सामने वाले के पाप गिनता था, और फिर मैं स्ट्रेटेजाइज करता था कि सामने वाले का पत्ता कैसे काटूं, कैसे उसको जिंदगी भर का मैं सबक सिखाऊं। तो फॉर मी, मेरे लिए एक वो गेम हुआ करता था कि जिसने किसने मेरे साथ में कुछ गलत किया हुआ है उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना है, बर्बाद करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या, तो वो मेरे अंदर अगर गुस्सा मैं जिंदा रखूंगा तो ही मेरा दिमाग चलेगा ना। अगर मेरा गुस्सा निकल गया, अगर मैं शांत हो गया, तो मेरा प्लान तो फेल हो जाएगा। तो वो गुस्से को जिंदा रखने के लिए मैं सामने वाले के पाप गिनता था कि अभी इसने ये किया, अच्छा अभी इसने ये भी किया, अच्छा इसने मुझे जानबूझ के ऐसा बोला, मेरे को नीचा दिखाया, मेरे मेरे खिलाफ बात किया, अब मैं इसको साले को। तो इस प्रकार की मेरी पर्सनालिटी थी। मुझे अपने आप को जब भी ये रिजेंटमेंट्स की चेकलिस्ट बनाने को मैं बैठा हुआ था, तो बड़ी बारकाई से मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ा था। ओवर टू यू लकी। वेल, आई थिंक अभी समय भी थोड़ा सा बचा हुआ है चंदू, और समिंग इट अप, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन। नहीं, लकी जी आप ही शेयर कर लीजिए मेरे से। ओके, ओके। गो सो टू द नेक्स्ट पेज। या तो किसी का एक शॉर्ट सवाल होता है, ले लें। हाँ, वो सही रहेगा। किसी को पूछना है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए, और सवाल पूछ सकते हैं आप चौथी पायरी के बारे में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और सबसे टफ। ये जो पैराग्राफ है, अ, थोड़ा सा ऊपर जाएं। हाँ। But in A, we slowly learned that something had to be done about our vengeful resentment, self-pity, and unwarranted pride. We had to see that every time we played the big shot, we turned people against us. We had to see that when we harbored grudges and planned revenge for such defeats, we were really beating ourselves with the club of anger we had intended to use on others. We learned that we were seriously disturbed. Our first need was to quiet the disturbance, regardless of who or what we thought caused it. सो ट्रू। आनंद, पूछना चाहते हो? हाँ लेकिन भाई, गुड इवनिंग। मैं शराबी, मेरा नाम आनंद। ये क्वेश्चन शाम से मेरे दिमाग में चल रहा था। वो गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, मुझे पता था आप लोग ये पढ़ने वाले हो आज। तो एक जगह मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि जैसे बिग बुक में हमें बताते हैं कि सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल। तो एनी हाउ, हाउ आर दे रिलेटेड टू माई रिजेंटमेंट? डू दे गिव राइज टू, एंड फॉर दैट मैटर, फॉर जो मेरी बाकी प्रॉब्लम्स हैं, फियर की, सेक्सुअल या फाइनेंशियल की जो अनमैनेजेबिलिटी है मेरे अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें मेरी सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस से क्या रिलेटेड है, और अगर है तो कैसे? भूषण। So, मैं क्या हूं? मैं मेरे सामने मेरे मेरे पर्सनैलिटी के दो भाग है। एक, जो मैं दुनिया के सामने दिखाता हूं, और दूसरा जो मैं एक्चुअली हूं। मैं जो दिखाता हूं ये हमेशा से ही ज्यादा रिफाइंड, पॉलिश्ड, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा ह्यूमरस, वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड, कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग, ऐसा मेरा मैं पिक्चर पोर्ट्रे करते रहता हूं। बट मैं भले वो 70%, 80%, 60% रहूंगा वैसा, लेकिन 100% तो मैं वैसा सद्गुणों का पुतला तो हूं नहीं। बट मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ में
मेरी वो जो इमेज है, वो जो मेरा पर्सोना है, वो जो मेरा फसाड है, उसी को मेरा चेहरा समझे। तो अगर किसी वजह से तुमने वो मेरा चेहरा झूठ साबित किया या फाड़ दिया, मेरा नकाब फाड़ दिया, या मेरी असलियत लोगों के सामने लाई, तो ये बात मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि बड़ी बड़ी केयर के साथ में, बड़ी तपश्चर्या के साथ में, बड़ी सालों के साथ में मैंने वो अपना एक पर्सोना, एक इमेज मैंने लोगों के सामने पेश करने जैसी बनाई हुई है। भले मैं अंदर ही अंदर जानता हूं कि ये 100% सही नहीं है, फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि दूसरा कोई ये मेरा नकाब फाड़े या मेरा जो असलियत है ये सबके सामने लाए। सो माई सेल्फ इमेज, मेरा जो मैं जो दिखाना चाहता हूं, उससे जब भी थ्रेट निर्माण हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए दुश्मन खड़े हो जाते हैं। ये मेरे लिए मेरा शत्रु बन जाता है, मेरे लिए थ्रेट निर्माण हो जाती है, मेरे अंदर वो फियर पैदा करता है, मेरे अंदर वो एंगर पैदा करता है, मेरे अंदर वो इनसिक्योरिटी पैदा करता है कि ये मेरा जो अ, जो मैं बताना चाहता हूं सबको, ये डिस्टर्ब करेगा। द जितने आसानी से मैं अपने आप को स्वीकार करूं, जितने आसानी से मैं अपने अंदर के जो रियल मी हूं उसको स्वीकार करने को सीखूं और मेरा बनावटी चेहरा कम करते जाऊं, उतना मुझे ये तकलीफ होने की संभावना कम हो सकती है। क्या आपने जो सवाल रेज किया उसका मैं ये सही ढंग से जवाब दे पा रहा हूं? इज दैट द वे आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन? क्या मैं आपका सवाल सही ढंग से समझा हूं? जी। जी पूछा जी, कुशल आपने वो मास्क। मेरे सवाल के पहले हिस्से का आंसर लगभग दे दिया है। कि अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ कि जो मेरी सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये मुझे मजबूर करती है एक फॉल्स फेक पर्सोना बनाने के लिए, जो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, चाहे वो मेरा पावर ड्राइव हो और चाहे वो मेरा फियर बेस्ड कोपिंग मैकेनिज्म हो। कैसा भी मैं पर्सोना बनाता हूँ, अगर उसकी सच्चाई कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति या संस्था अगर वो जग जाहिर करने वाली होती है, तो मैं थ्रेटेड फील करता हूँ और फिर मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। तो यानी मेरी सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस के बीच में, एक मेरी फेक पर्सोना द्वारा एक रिजेंटमेंट के बीच में एक लिंक है, जहां पे कहीं भी ऐसी परिस्थिति आती है जो मुझे एक्सपोज कर सकती है, तो मुझे रिजेंटफुल बना देती है उस व्यक्ति, उस परिस्थिति, उस संस्थान के खिलाफ या उस विचार के खिलाफ। यहां तक मैं समझ बिल, पाया हूँ, अगर आप यही कहना मैंने चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट्स को धोखा वहां पर निर्माण हो गया ना। मेरी जो हाँ, जहां मैंने सिर्फ, हाँ। सेल्फ प्रिजर्वेशन की, मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा की, मेरी जो सब जो हम्म। मैं बनाना चाहता हूं, उसको जब भी डेंजर निर्माण हो गया तो फाइट और फ्लाइट। हम्म, बराबर।